गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का सेकंड टॉपिक बेटा सेकंड पॉइंट या जो बेटा दिखे इसमें टोटल 6 हेडिंग्स थी और वो हेडिंग कौन कौन से थी। जैसे हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोब यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स का यूज बेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, माइक्रोब्स का यूज हम लोग बायोगैस प्रोडक्शन में करेंगे, माइक्रोब्स का यूज ही बेटा बायो कंट्रोल एजेंट में करेंगे, बायो फर्टिलाइजर जैसा करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट में करेंगे। ये सब क्वेश्चन और हाँ, इस चैप्टर का वेटेज बहुत अधिक है। आप ये गेस कर सकते हैं, कभी कभी इससे इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 to 4 क्वेश्चन मीन्स 12 to 16 मार्क्स यहीं से गेन होता है। बट क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, जो भी है केवल और केवल क्या है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और उसे ही आपको याद रखने हैं। तो जो पिछला वीडियोस था उसमें बेटा आप पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि हम लोगों ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल स्केल वाले में। इंडस्ट्रियल स्केल में केमिकल्स थे, एंजाइम्स थे, बट बेटा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स छूट गया था। तो हम लोग यहाँ से स्टडी करते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को। इंडस्ट्रियल स्केल में था बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बेटा ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे एक नाम है बेटा ट्राइको डर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये एक बेटा फंगस है। यहाँ से एक बड़ा केमिकल का सिक्रेशन होता है या एक केमिकल का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है साइक्लो स्पोरिन ए। उस केमिकल का नाम है बेटा साइक्लोस्पोरिन ए। और साइक्लोस्पोरिन ये बहुत बहुत फेमस बड़ा क्वेश्चन बनाता है। क्यों? देखो इसका मेन काम क्या होता है बेटा, ये एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। मतलब कि बॉडी में इम्यूनो सप्रेशन का मतलब क्या होता है? इम्यूनो मीन्स बेटा इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरक्षा, सप्रेसिव सप्रेशन करता है, रोकता है। लेकिन बेटा कब रोकता है ये समझ में आना चाहिए। ड्यूरिंग आर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये क्या होता है भाई? आर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? आर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब हो गया कि जब किसी पर्सन का, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का बेटा किडनी खराब है, उसमें दूसरे की किडनी लगाई जानी है। अब दूसरे का बॉडी आर्गन जब किसी दूसरे पर्सन में जाएगा तो उसके लिए वो एंटीजन जैसा बिहेव करेगा। कैसा काम करेगा? एंटीजन जैसा बिहेव करेगा। अगर वो एंटीजन जैसा बेटा बिहेव करेगा इसका मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरे की बॉडी जो रिसीव कर रहा है उसको रिसीव नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा। उसी एंटीबॉडी को रोकने के लिए, उसी एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन को रोकने के लिए क्या बेटा यूज किया गया है? साइक्लोस्पोरिन यूज किया गया है। ठीक, ये करता क्या है? इसका मतलब बेटा ये काम करता है इनहिबिट द एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर टी सेल्स। सेलुलर टी सेल को हम लोग बेटा रिप्रेजेंट करते हैं सीटी या किलर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सेलुलर टी सेल्स, या बेटा हम लोग इसको बोलते हैं किलर टी सेल्स। तो इसका मेन काम क्या होता है? ये फंक्शन ही आपको याद रखना है। और किससे ऑब्टेन्ड होगा? वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ये क्या होते हैं? फंगस होते हैं, राइट। अब जिसका दूसरा कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट है स्टैटिन। स्टैटिन भी एक फंगस से ही ऑब्टेन्ड होता है। उसका नाम क्या है?
उसका नाम है मोनेस्कस परपुरियस। मोनेस्कस परपुरियस ये एक टाइप का ईस्ट है। मोनेस्कस परपुरियस एक टाइप का क्या है, ये ईस्ट है। ठीक है, यहां से ऑब्टेन्ड होगा वो केमिकल जिसका नाम है स्टैटिन। भाई ये स्टैटिन क्या होता है? स्टैटिन मेन काम करता है, क्या करता होगा बेटा, कुछ आइडिया है क्या करता होगा? ये काम करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स जैसा, या एजेंट जैसा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाता है। बेटा कैसे घटाएगा? इसके काम क्या होता है? ये एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम दैट सिंथेसाइज द कोलेस्ट्रॉल। मतलब ये होगा एक्ट एज कॉम्पिटिटिव inhibitor for enzyme that responsible for synthesis of cholesterol, जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होगा। भाई कोलेस्ट्रॉल भी बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल के बनने के लिए एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, उसी की एक्टिविटी को ये क्या करेगा, उसी के ही एक्टिविटी को ये सप्रेस कर देगा, और जिसके कारण ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाएगा। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटा तो इसका रोल कौन प्ले कर रहा है? ये। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब माइक्रोब्स का तीसरा कंसेप्ट आता है। माइक्रोब्स का यूज माइक्रोब्स एज अ बायो गैस प्रोडक्शन। माइक्रोब एज अ या यूज्ड एज अ बायोगैस प्रोडक्शन। माइक्रोब्स का यूज बट कैसे? एज अ बायोगैस प्रोडक्शन। अगर हम लोग बायोगैस के प्रोडक्शन की बात करें, बायोगैस के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बेटा ये बायोगैस है क्या, बनता कैसे है, और इसके स्टेप्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो बायोगैस में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले हम अगर इसके जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, जो माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल है उसको समझ लें। एक माइक्रोब्स है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोजन बैक्टीरिया। ये क्या होता है भाई? मेथेनोजन बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? मेथेनोजन बैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, नॉट अ सिंगल बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। अब यहां से इसका एक मेंबर है, उसका नाम है मेथेनोबैक्टीरियम। मेथेनोबैक्टीरियम इज अ मेंबर ऑफ मेथनोजन बैक्टीरिया। मेथनोजन अब ये किस पर काम करेगा? एक्ट ऑन
सेलुलोजिक सब्सटेंस, और ये काम करेगा सेलुलोजिक सब्सटेंस पर। अगर ये सेलुलोजिक सब्सटेंस पे काम करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, और इसका मेन काम होता है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब ये प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस करेगा, तो ये बायोगैस क्या है भाई, बायोगैस क्या हो सकता है, तो बायोगैस है मेथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, H2S होगा, हाइड्रोजन होंगे, ये बायोगैस के कंपोनेंट हैं। बायोगैस में मेनली रोल कौन प्ले कर रहा है, मेथेन। बायोगैस का मतलब अगर हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेथेन। अब बायोगैस का प्रोडक्शन, ये बैक्टीरिया बेसिकली, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया, मेथनोबैक्टीरिया में मेथनोजन बैक्टीरिया फाउंड इन। तो देखिए ये जो बैक्टीरिया हैं फाउंड इन, ये पाया जाएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये अभी आगे ये आ जाएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, आगे वाले टॉपिक में भी एक्सप्लेन करते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये पाया जाता है फ्लडेड राइस या पैडी फील्ड, फ्लडेड या जहां पर पानी का जमाव हो, ऐसा धान की खेत या धान का खेत या राइस फील्ड में जहां पर पानी इकट्ठा हुआ हो, उसमें भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वहां पर मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा हो जाएगा, आपने देखा होगा कैटल यार्ड। ये कैटल यार्ड क्या होता है भाई, जहां पर, जिसको हम लोग हिंदी में अगर समझें तो गौशाला, मतलब जहां पर जो कैटल्स होते हैं बांधे जाते हैं, तो उनमें क्या प्रोड्यूस होता है, जैसे उनके गार्बेज वगैरह हैं, तो गार्बेज से क्या प्रोड्यूस होगा, मेथेन गैस प्रोड्यूस होगा। तो मेथेन क्यों प्रोड्यूस होता है, और आपने देखा होगा कि वहां पर एक पंजेंट स्मेल होती है, बहुत ही तीक्ष्ण दुर्गंध होती है उसको। अब क्यों, क्योंकि वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा, फिर बाद में वो मेथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पाया जाएगा रूमेन ऑफ कैटल। रूमेन ऑफ द कैटल, कैटल का कौन सा पार्ट, रूमेन। रूमेन क्या है भाई, स्टमक का पार्ट है। एक्चुअली में ध्यान से सुनो, जो ह्यूमन का स्टमक होता है इसमें भी 2-3 पार्ट होते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कार्डियक हो गया, फंडस हो गया, पाइलोरिक हो गया। ऐसे ही किसी कैटल्स के भी स्टमक में 4 पार्ट होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, ये कुल 4 पार्ट होते हैं। तो जो रूमेन का पार्ट होता है, यहीं पर क्या पाया जाएगा, ये एनारोबिक बैक्टीरिया, सॉरी यहाँ पर पाया जाएगा कौन सा बैक्टीरिया, मेथनोजन बैक्टीरिया, जो मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। मेथेन हम लोगों में भी बेटा प्रोड्यूस होता है, हम लोग भी या ह्यूमंस भी मेथेन का प्रोडक्शन करता है। आप कहोगे सर कहाँ पर, हम लोग जब बेल्चिंग करते हैं, बेल्चिंग समझते हैं, बेल्चिंग मतलब क्या होता है, बेल्चिंग मीन्स डकारते हैं, जब हम लोग डकार लेते हैं तो उस समय भी मेथेन प्रोड्यूस होता है। क्लियर कट आइडिया मिला। अब इसके कौन से स्टेप्स हैं उनको देख लिया जाए, कौन कौन से मेथेन बनाने के स्टेप हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो मेथेन बनाने के जो स्टेप्स हैं उसको देखिए आप। पहला स्टेप आता है यहां पर, जैसे हम लोगों ने ले लिया सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, स्टोर्ड पॉलीसेक्राइड, बेटा प्रोटीन हो गया, या आप ऐसे कर सकते हैं फैट हो गया। देखो भाई ये सब यहां पर कौन सी प्रोसेस होनी है, ये देखो
यहां पर पहले इसका मोनोमर बनेगा। मोनोमर मतलब समझ पा रहे हैं? मोनोमर का मतलब इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन मतलब डाइजेशन होगा। अब क्योंकि बेटा ये माइक्रोब्स यहां रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए यहां पर वर्ड यूज किया जाएगा क्या? डीकंपोजिशन। यहां पर जो वर्ड यूज किया जाएगा, ये पहला वर्ड यहां पर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वलाइजेशन। अगर ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको हम लोग कहेंगे डीकंपोजिशन। अगर यही हम लोग करते, ह्यूमन की बॉडी में होता, तो हाइड्रोलिसिस कहलाता। क्यों हाइड्रोलिसिस कहलाता? भाई वहां पर एंजाइम के द्वारा इसको ब्रेक डाउन करते। अब यहां पर देखो, ये आपने देखा कि ये सॉल्वलाइजेशन की प्रोसेस हुई या डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हुई। इसका मतलब यहां पर जो बैक्टीरिया होगा वो कौन से बैक्टीरिया होंगे? डीकंपोजर्स होंगे, या जो भी होंगे वो कौन से होंगे? डीकंपोजर्स होंगे, राइट। अब मोनोमर बन गया, तो मोनोमर के बाद यहां पर ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से, अगर ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, किससे बन रहा है? किसी मोनोमर से ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या? एसिडोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिडोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिडोजेनेसिस, राइट। अब यहां पर जो बैक्टीरिया होंगे वो कौन से बैक्टीरिया होंगे? फर्मेंटिव बैक्टीरिया। फर्मेंटिव बैक्टीरिया का मतलब फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया होंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिडोजेनेसिस। अब ऑर्गेनिक एसिड से हम लोगों को क्या बनाना था? यहां पर बनाया है हम लोगों ने बायो गैस। अब बायो गैस बनाया, तो यहां पर तीसरा प्रोसेस हुआ, वो भी क्या? मेथेनोजेनेसिस। मेथेनोजेनेसिस। मेथेनोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ मेथेन। तो मेथेन का जब फॉर्मेशन होता है, तो इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज करेंगे आप यहां पर? मेथेनोजेन बैक्टीरिया। तो कुल कितने स्टेप की प्रोसेस हो गई? बायोगैस प्रोडक्शन कितने स्टेप की प्रोसेस हो गई? ये हम सबको एकदम क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया भाई? पहला स्टेप हुआ सॉल्वलाइजेशन, दूसरा स्टेप क्या हुआ? एसिडोजेनेसिस, तीसरा स्टेप क्या हुआ? मेथेनोजेनेसिस। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो रहा है। अब यहां पर देखो, इसका फोर्थ पॉइंट, अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है? तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? यहां पर वर्ड यूज करेंगे टेक्नोलॉजी, जो बायोगैस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड विथ बायोगैस प्रोडक्शन। जो इंपॉर्टेंट रोल जिसने प्ले कर रखा था, उसमें एक नाम था IARI और दूसरा था KVIC, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पर लोकेटेड है? दिल्ली के अंदर। दिल्ली या दिल्ली में पाया जाता है, या दिल्ली में लोकेटेड है। पाया जाना मतलब नहीं, यहां पर लोकेटेड है ये। इसका पूरा नाम क्या है भाई? क्या इसको पूरा स्टैंड क्या बोलते हैं? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये किसके लिए हो गया? KVIC। इन दोनों लोगों का बहुत ज़्यादा एफर्ट था बायोगैस प्रोडक्शन का, और ये पोल्यूशन को कम करने का, गार्बेज को, जो काऊ डंग वगैरह होते हैं या डंग्स वगैरह होते हैं, या गार्बेज, एनिमल गार्बेज जो होते हैं, उसको क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दी गई थी इन दोनों के द्वारा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बायोगैस प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो माइक्रोब्स एज अ बायोगैस प्रोडक्शन, राइट।
तीसरा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब इसका फोर्थ पॉइंट आता है यहां से, इसका फोर्थ कंपोनेंट आ जाएगा माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। माइक्रोब का यूज हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में देखते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट का क्या मतलब है भाई? जैसे यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड नॉट अ केमिकल फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज या पेस्ट। मतलब समझ में नहीं आया भाई, कोई पेस्ट है, पेस्ट का मतलब माइक्रोब से है, ठीक है ना, या पेस्ट माइक्रोब हैं, या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पेस्ट किससे बिलोंग करते हैं, ये आर्थ्रोपोड से या इंसेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो जो पेस्ट होते हैं या जो प्लांट डिजीज काज करते हैं, उनको क्या करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसी न किसी इंसेक्ट का यूज करें, किसी न किसी माइक्रोब्स का यूज करें, तो वो कहलाएगा क्या? बायो कंट्रोल। भैया एक माइक्रोब्स को किल करने के लिए, जो कि ह्यूमन वेलफेयर में यो रोल प्ले नहीं कर रहा है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हार्मफुल है, तो उसे किल करने के लिए दूसरे माइक्रोब्स का यूज करना, ये कहलाएगा आपका क्या? यही कहलाएगा बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब यहां पर देखो, बायोलॉजिकल मेथड यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। बायोलॉजिकल मेथड यूज फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। भैया जब ये पेस्ट को हम लोग अगर कंट्रोल करते हैं तो ये बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करते हैं। केमिकल मेथड, किसी केमिकल को स्प्रे कर दें, किसको किल करेगा? किल्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। ये क्या होता है भाई? यूजफुल और हार्मफुल, मतलब इससे एक पॉइंट क्लियर हो चुका है कि जो भी हम केमिकल्स, जिस भी केमिकल्स का यूज करेंगे, जिस भी केमिकल्स का यूज करेंगे, वो केमिकल किसको डिस्ट्रॉय कर देगा? किसको डिस्ट्रॉय कर देगा? वो चाहे यूजफुल माइक्रोब्स हो या हार्मफुल माइक्रोब्स हो, दोनों को किल कर देता है, क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं है। मतलब बेटा ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग पहले डीडीटी का यूज करते थे, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, अभी भी पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो पहले आपने देखा होगा कि जब रेनी सीजन होता था तो उस समय फील्ड में, खेत में, बारिश के समय, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा अर्थवर्म दिखते थे। क्या अब भी अर्थवर्म उतना ही दिख रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने क्या यूज किया फील्ड में? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या यूज किया? केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल्स का यूज किया। अगर हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? अगर हम लोग पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो हार्मफुल और यूजफुल दोनों के दोनों माइक्रोब्स खत्म होने लगेंगे या इंडेंजर्ड कंडीशन में चला जाएगा। फॉर एक और एग्जांपल को लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्पैरो या गौरैया, पहले क्या होता था? बहुत ज़्यादा दिखती थी, बट अब बहुत रेयर केस में है। एक्चुअली में वो एंडेंजर्ड हो गई है। जाने अनजाने ह्यूमन ने क्या किया? पेस्टिसाइड का यूज किया। अब वो जिस माइक्रोब्स को खाते थे उसके बॉडी में भी क्या है, या जिस एनिमल्स को, जिस ऑर्गेनिज्म को वो खाते थे, उस ऑर्गेनिज्म में भी पेस्टिसाइड था, या आपने उसको मारा उस माइक्रोब्स को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया। किससे किल किया?
केमिकल से। तो केमिकल बेटा क्या हुआ, उस केमिकल को किसने खाया, स्पैरो ने खाया, और वो अल्टीमेटली उसकी भी डेथ होने लगी। तो इसलिए ये बहुत ही हार्मफुल है। अब इसमें फिर भी हम लोग अपने ह्यूमन के केस में, ह्यूमन का क्योंकि ये वेलफेयर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis क्या होता है भाई, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। बैसिलस thuringiensis इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोटीन। अब अगर ये टॉक्सिक प्रोटीन का प्रोड्यूस करेगा तो ये डिस्ट्रॉय करता है, किल्स द, किसको किल करेगा भाई, कैटरपिलर लार्वा ऑफ बटरफ्लाई। कैटरपिलर लार्वा ऑफ बटरफ्लाई के कैटरपिलर लार्वा को ये क्या करेगा, किल करता है या डिस्ट्रॉय करता है। बट ये कैटरपिलर लार्वा हम ह्यूमन वेलफेयर में कैसे नुकसान करता है, तो कैटरपिलर लार्वा ये कॉटन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इससे बचने के लिए क्या यूज किया गया, इसके जीन का यूज किया गया, किसके, बैसिलस thuringiensis। इसका मेजर पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसका मेजर एप्लीकेशन पढ़ेंगे कहां पर, जब बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर इसका पूरा कौन सा जीन है, जैसे क्राई जीन है, क्राई प्रोटीन है, ये सब सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा। और देखो ये जो बैक्टीरिया है अवेलेबल इन सैचेस एज ड्राई स्पोर्स। तो ये बैक्टीरिया सैचे में पाया जाएगा, सॉसेज जिसको बोलते हैं, और एज अ ड्राई स्पोर्स। क्लियर इतना। तो ये पूरा का पूरा मेथड, ये पहला पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, कौन सा, बैसिलस thuringiensis। इसका सेकंड कंपोनेंट आइए देखते हैं। ट्राइकोडर्मा, ये भी फंगस ही है, इसका यूज अभी हम लोगों ने पहले किया था। ये फंगस है, ये क्या करता है, किल्स द रूट बॉर्न पैथोजेंस या सेवरल पैथोजन, किल्स रूट बॉर्न या बॉर्न पैथोजेन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं सेवरल प्लांट पैथोजन। प्लांट पैथोजन को ये क्या करेगा, कई प्लांट पैथोजन को ये किल करता है, या रूट बॉर्न पैथोजन मतलब कि जो ऐसे माइक्रोब्स जो रूट को अफेक्ट करते हैं उनके अगेंस्ट ये वर्क करता है। तो रूट की, जब रूट डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो बेटर एफिशिएंसी होगी। इसका तीसरा कंपोनेंट भाई देखिए, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसका तीसरा कंपोनेंट। उस तीसरा कंपोनेंट है वायरस, जिसको हम लोग बोलते हैं बकलो या बकेलो वायरस। बकेलो वायरस का जो एक जीनस है, फेमस जीनस है, नाम है एनपीवी। एनपीवी क्या हो गया भाई, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। बैक्टीरियो वायरस या न्यूक्लियो पॉली
हेड्रोवायरस, ये क्या करता है भाई, ये भी तो डिस्ट्रॉय करेगा। किसको डिस्ट्रॉय करेगा ये, हिल्स या सप्रेस करेगा किसको, सेवरल इंसेक्ट्स, या इंसेक्ट्स के अगर इंसेक्ट्स ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स को क्या करेगा ये, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा भाई, उसे रोकने की कोशिश करेगा। और एक और खास बात है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। मींस स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ भाई, इट मींस ये पर्टिकुलर किसी एक ही स्पीसीज को डिस्ट्रॉय करेगा। ये भी नहीं समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि जो दवा ह्यूमन के लिए ट्रायल की गई है, जो मेडिसिन ह्यूमन के लिए ट्रायल की गई है, उस दवा को आप किसी कैटल को, गाय को पिला दीजिए, किसी भैंस को पिला दीजिए, या बेफेलोस को आप दे दीजिए, तो क्या वो ठीक होगा? मेरे अनुसार नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक होता है। दूसरा क्या होना चाहिए भाई, यहां पर ये नैरो स्पेक्ट्रम मेडिसिन है। मेडिसिन का मतलब ये नैरो स्पेक्ट्रम, ये बहुत ब्रॉड लेवल पर काम नहीं करेगा। ब्रॉड लेवल का काम का मतलब जैसे कि अगर ये डिस्ट्रॉय करना है तो इन्हीं की जो स्पीसीज होंगी उसी के आसपास ही जो स्पीसीज है या जो पर्टिकुलर स्पीसीज है उन्हीं को ये डिस्ट्रॉय करेगा। अब नहीं कि इसकी कोई और स्पीसीज है, सब स्पीसीज है तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि हाईली स्पेसिफिक है ये। इसके लिए एक वर्ड बेटा और यूज किया गया है, हम लोग जानते हैं, ये अलग से है, ये आईपीएम। आईपीएम स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये कौन सा टर्म यूज किया गया, आईपीएम। अब 3 और बचे हैं या 2 और बचे हैं, उसको भी देख लो आप। एक है लेडी बर्ड बीटल। अब ये मत कर देना कि ये बर्ड है, बर्ड्स बेटा नहीं है ये किससे बिलोंग करते हैं, बीटल। बीटल किससे आते हैं, बीटल्स आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं, और दूसरे आर्थ्रोपोड को ही ये डिस्ट्रॉय करता है, उसकी एक्टिविटी को रोकता है। किसके लिए होगा, ये किल्स द एफिड्स। एफिड्स भी क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं। इसका 5वां पार्ट है ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज क्या करता है भाई, ये मस्क्यूटो को किल करता है। मस्क्यूटोज जो ये उसे डिस्ट्रॉय करेगा, ड्रैगन फ्लाइज डायरेक्ट बेटा उसे किल कर देता है। तो ये हम लोगों ने किसका यूज देखा, यूज ऑफ द माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स जो थे वो यही थे। अब इसके बाद है बायो कंट्रोल एजेंट के बाद एक और हम लोग पढ़ लेते हैं, उसका 5वां या 5th कंपोनेंट हो जाएगा माइक्रोब्स का यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर। एज बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स का यूज हम लोग कहां पर करेंगे, बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में। ये बायो फर्टिलाइजर बेटा क्या है, बायो फर्टिलाइजर एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ध्यान में रखना। बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर है इसका मतलब खाद मत समझ लेना। ये बायो फर्टिलाइजर मीन्स ये माइक्रोब्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म
जो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट करें और सॉइल की क्वालिटी को एनहेंस करें, वो कहलाएगा क्या? आपका बायो फर्टिलाइजर। ध्यान से सुनना, बायो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर नहीं है कि तुम इसमें खाद ढूंढने लगो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म दैट, मैं इसको लिख कर समझाता हूं, ऑर्गेनिज्म दैट enrich the nutrient and enhance the soil क्वालिटी। सॉइल की क्वालिटी को जो बढ़ा देगा, मतलब अगर न्यूट्रिएंट आ जाएगा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगेगा। तो इसका सोर्स क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन आता है कि बायो फर्टिलाइजर आखिर हैं कौन कौन? तो बायो फर्टिलाइजर इसका जो मेन सोर्स है, ये क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, मेन सोर्स होगा तो वो तीन ही होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक होगा क्या? एक होगा फंजाई, दूसरा हो गया बैक्टीरिया, एक हो गया फंजाई, दूसरा हो गया बैक्टीरिया, और तीसरा हो गया साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया को ही हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये तीनों माइक्रोब्स किसका जैसे काम करेंगे? तीनों माइक्रोब्स ये काम करेंगे एज अ बायो फर्टिलाइजर। अब इसमें से एक एक को देख लेते हैं, जैसे हम लोग फंजाई को देखें या फंगी को देखें। पहला पॉइंट है फंगाई या फंजाई। आप मुझे बताएं, फंजाई में एक वर्ड हम सब ने पढ़ रखा है, माइको राइजा। माइको मीन्स क्या हो गया? माइको मीन्स हो गया फंजाई, क्योंकि फंजाई की जो थ्रेड होते हैं उनको हाइफी बोलते हैं, और हाइफी के ग्रुप को माइसीलियम बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है माइको राइजा। राइजा मतलब रूट। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में कौन से हो जाएंगे? हायर प्लांट्स में जैसे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में क्या पाए जाएंगे? माइकोराइजा पाया जाएगा। क्या जितने फंजाई हैं, क्या सबके सब माइकोराइजा बनाएंगे क्या? या जितने फंजाई हैं सब माइकोराइजा बनाएंगे? नहीं। तो जो फंजाई का एक जीनस होता है, वो जीनस है ग्लोमस। ये ग्लोमस ही किसका फॉर्मेशन करेगा? माइकोराइजा का। तो माइकोराइजा का अब फंक्शन क्या होगा भाई? यहां पर माइकोराइजा क्या काम करता है? यही काम करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस एंड गिव टू प्लांट्स। प्लांट्स को फास्फोरस प्रोवाइड कराया, एब्जॉर्ब किया सॉइल से, और किसको प्रोवाइड कराया? प्लांट को प्रोवाइड कराया। क्या प्रोवाइड किया? फास्फोरस। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया? इसका वेटेज क्या है या इसका फंक्शन क्या है? तो ये फंक्शन करता है प्रोटेक्ट फ्रॉम या रेजिस्टेंट टू, रेजिस्टेंस टू किसके लिए भाई? रूट बार्न, रेजिस्टेंट टू बेटा रूट बार्न पैथोजन। एक चीज हो गया। दूसरा क्या करेगा? दूसरा इंक्रीज द टॉलरेंसिबिलिटी, इंक्रीज द बेटा टॉलरेंस एबिलिटी।
किससे? चाहे वो सैलिनिटी हो या ड्राट हो, सूखा हो या सैलिनिटी का मतलब समझते हैं जहां पर बेस ज्यादा हो जाए, जहां पर साल्टी एरिया है, साल्टी एरिया ज्यादा हो जाएगा उससे ये उसको टॉलरेंस एबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। और तीसरा पॉइंट है, ये एक और काम करेगा, ओवरऑल इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओवरऑल इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करेगा ये? ओवरऑल ये ऐसा कुछ करेगा, तो जिससे सॉइल के न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस होगा। ये सब इफेक्ट होगा किसका? एज अ बायो फर्टिलाइजर का। इसके बाद दूसरा आता है बैक्टीरिया का। इसका सेकंड कंपोनेंट हो गया बैक्टीरिया। अब देखिए बैक्टीरिया कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप है जो यहां से रिलेटेड है। एक तो कैसा होगा, ये सिम्बायोटिक होगा, और दूसरा कैसा होगा, फ्री लिविंग होगा। अगर सिम्बायोटिक होगा तो इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज किया जाएगा वो कौन सा? राइजोबियम। राइजोबियम सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है, मतलब सॉइल में प्रोड्यूस होने वाला बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, और ये लेग्यूम प्लांट के साथ सिम्बायोसिस शो करता है। और सिम्बायोसिस में ये बनाता क्या है भाई? ये बनाता है रूट नोड्यूल। और रूट नोड्यूल इज अ साइट ऑफ क्या? साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां पर फ्री लिविंग में दो नाम है, एजोस्पाइरिलम एंड एज़ोटोबैक्टर। ये दोनों अर्थात राइजोबियम और ये दोनों फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या होता है भाई? फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो ध्यान से, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होगा जनरली यूजफुल नहीं है। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन किसी काम का नहीं है। अगर उसको माइक्रोब नाइट्रेट में कन्वर्ट ना करें, या नाइट्राइड में कन्वर्ट ना करें, या अमोनियम आयन में कन्वर्ट ना करें, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो माइक्रोब्स का जो यूज होगा वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में होगा। नाइट्रोजन का फिक्सेशन का मतलब क्या हो गया? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा, और अमोनिया से आगे चल करके नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बनाया जाएगा। और प्लांट के लिए जो अवेलेबल नाइट्रोजन का सोर्स है, सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन इन अ प्लांट, वो केवल और केवल कौन होगा? जैसे नाइट्रेट के फॉर्म में होगा, या नाइट्राइट के फॉर्म में होगा, या अमोनियम आयन के फॉर्म में होगा। राइट? तो ये बैक्टीरिया का केस हो गया। तीसरा केस आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया चलो भाई, अब देखो साइनोबैक्टीरिया क्या है। साइनोबैक्टीरिया को आपने बताया ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें कुछ एग्जाम्पल आप देखो, जैसे क्या हो गया? नास्टाक, एनाबिना, नास्टाक हो गया, एनाबिना हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया। ये क्या करते हैं? ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं।
क्या काम करेंगे? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन या फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन करेगा। अगर ये फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन करेगा विद द हेल्प ऑफ, देखो या आप ऐसे समझ लो आप इसको, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया कहे जाते हैं इसको। ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होगा तो ये कौन सा प्रोसेस करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। एक साथ एक नाइट्रोजन का भी फिक्सेशन करता है और ये फोटो ऑटोट्रॉफ होने के कारण फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को भी परफॉर्म करेगा। और फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को अगर परफॉर्म करेगा तो सीधी सी बात है प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? ठीक, क्लियर है इतना? तो ठीक है बेटा, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसमें एक छोटा सा कंपोनेंट बचा रह गया है, माइक्रोब्स एज अ, या माइक्रोब्स का यूज किसमें? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखते हैं। तो अभी इसको आप एक बार पढ़ डालिएगा पूरी तरह से, इसके आगे वाले वीडियोस को देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यस सॉल्व। ओके, थैंक यू बेटा।